कल संज्ञा प्रकरण समाप्त हो चुका था। अब संज्ञा प्रकरण के बाद वरदराजाचार्य किसका उपपादन कर रहे हैं? संधि का। ठीक है ना? किसका कर रहे हैं? संधि का। संधि में सबसे पहले अच संधि कह रहे हैं। ठीक है ना? कौन सा संधि? अच संधि। क्योंकि जब भी हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं तो सबसे पहले क्या है? अयुण रिलरिक एवं अयौच। सबसे पहले अच ही है ना, उसके बाद से हल है। इसलिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? अच संधि का उपपादन अथवा अच संधि अब कहेंगे, मतलब अच संधि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है? अच संधि क्या है, कब कब अच संधि होती है। ठीक है ना? अब अच संधि में लिखा है अथाच संधि, लिखा है ना? अथाच, ठीक है ना? संधि यही ना है, अथाच संधि। बहुत लोग यदि हल संधि पढ़े होंगे तो कहेंगे यहाँ पर क्या होगा? च्युत तो क्यों नहीं हुआ, इस स को तालव्य स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो जाना चाहिए। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये क्या? स्पष्टार्थ के लिए है। किस लिए है? स्पष्टार्थ के लिए, स्पष्ट हमको पता चले। ठीक है ना? जैसे इसमें प्रमाण क्या है? अल्पाच चतरम एक सूत्र है, अल्पाच चतरम। ठीक है ना? वही सूत्र प्रमाण हो जाता है। यहाँ पर स्पष्टार्थ के लिए हम ये अथाच संधि कहें, यहाँ पर अच्युत नहीं किए हैं, नहीं तो अच्युत भी किया जा सकता था। वो जब हल संधि जो पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा। ठीक है ना? अब अच संधि में सबसे पहला सूत्र है इको यणचि। अच संधि के भी कितने भेद हैं? पहला है यण संधि। पहला क्या है? यण संधि। दूसरा अयादि संधि। तीसरा गुण संधि। चौथा वृद्धि संधि। पांचवा दीर्घ संधि। ठीक है ना? इसमें ही पूर्व रूप पर रूप भी आते हैं। ठीक है? वो भी संधि का ही भाग है। लेकिन हिंदी में सामान्यतः कितना ग्रहण होता है? 5। अच संधि के कितने भेद है? 5। लेकिन संस्कृत में पूर्व रूप पर रूप ये संधि भी किसके अंतर्गत कही गई है? अच संधि के ही अंतर्गत कही गई है। अब सबसे पहला कौन सा है? यण संधि। ठीक है? अब यण संधि का सब उपपादन कौन सूत्र कर रहा है? इको यणचि। ठीक है? ये कहता है इको यणचि। ठीक है ना? यही है ना? इस सूत्र के द्वारा किसका विधान होता है? यण का। इसलिए ये क्या है? यण संधि विधायक सूत्र है। हाँ, यण विधायक नहीं, यण संधि विधायक सूत्र है। ठीक है? अब इसमें सूत्रों का अर्थ कैसे निकलता है ये भी जरूरी है जानना, है कि नहीं? तो सूत्र में हम देखते हैं कि कौन सा पद कौन से विभक्ति अंत का है। जैसे ई का रूप बनता है। ठीक है ना? ई का रूप किसका है? षष्ठी का है। यदि हलंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यण जो है, यण क्या है? प्रथमांत है। ठीक है? और अचि क्या है? अचि सप्तम्यंत है। क्या है? सप्तम्यंत। अब जो जहाँ भी षष्ठ्यंत पद रहता है, जो भी षष्ठ्यंत पद रहता है उसको उद्देश्य माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्देश्य। जो प्रथमांत रहता है वो क्या है? विधेय। क्या है? विधेय। और जो अचि है, जो सप्तम्यंत पद है, वो क्या मानी जाती है? अवधि। ठीक है ना? अवधि सामान्यतः समझते हैं। ठीक है ना? उद्देश्य मतलब जैसे हम जा रहे हैं घर, तो घर जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना? कोई उद्देश्य होना चाहिए नहीं? तो यहाँ पर यण जो कार्य हो रहा है, हम घर जा रहे हैं
तो यण कार्य किसको उद्देश्य मान के कर रहा है? इक को। जब इक जहाँ रहेगा वहाँ पर यण होगा। हमारा घर कोई कार्य होगा तब हम घर जाने का कार्य करेंगे, यही ना। तो यहाँ पर इक जहाँ भी षष्ठांत, एक और सामान्य, जहाँ भी जो भी षष्ठी पद रहता है उसको होता है। जैसे इक षष्ठांत पद है तो इक, ठीक है ना। इक क्या है? इक क्या है? प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार। अब एक प्रत्याहार को तो यण होगा नहीं, किसको होगा? एक प्रत्याहार घटित वर्ण को। घटित मतलब यण एक प्रत्याहार में रहने वाले वर्णों को। एक प्रत्याहार घटित वर्णों को, ये किसका अर्थ है? इकह का। क्यों? क्योंकि यहाँ षष्ठी है। षष्ठी का अर्थ क्या है? इक को उद्देश्य मानकर, मतलब एक प्रत्याहार में, एक प्रत्याहार घटित वर्णों को, एक प्रत्याहार में रहने वाले, घटित मतलब उसमें रहने वाले, एक प्रत्याहार में घटित वर्ण कौन कौन से हैं? ई, उ, री, लृ, चार है ना। एक इनको मतलब एक प्रत्याहार घटित कर्ण हो गए ई, उ, री, लृ, इन वर्णों को। अब यण जो है वो प्रथमांत है। विधेय अर्थात कार्य। विधेय अर्थात मतलब यण कार्य होता है, यण आदेश होता है। आदेश और आगम के संबंध में भी समझ लेते हैं। एक होता है क्या? आदेश, ठीक है ना, और एक होता है आगम। जो आदेश होता है वो मित्रवत होता है, नहीं आदेश होता है वो जो शत्रुवत होता है, ठीक है ना। जैसे ई के स्थान पर हमको यह आदेश करना है, ठीक है ना, ई के स्थान पर यह करना है तो ई आएगा, इसको हटा देगा और यह हो जाएगा, ठीक है ना। आगम करना है, ई के स्थान पे जो यह आगम करना है, ई भी रहेगा यह भी रहेगा, आगे अथवा पीछे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगम क्या होता है? मित्रवत होता है, मतलब जिसके स्थान पे आगम होगा वो भी वर्ण रहेगा और जो आगम हो रहा है वो आगे अथवा पीछे बैठ जाएगा। लेकिन जो आदेश होता है जिसके स्थान पे होता है उसको हटा के उठा के उसी के स्थान पे बैठेगा, ठीक है ना। वही कह रहा है। एक प्रत्याहार घटित वर्णों क्या होता है? यण आदेश होता है। अब इनको क्या हो जाएगा? यण प्रत्याहार घटित वर्ण आदेश होता है, ठीक है ना। यण प्रत्याहार घटित वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएंगे? आदेश हो जाएंगे। अब क्या पर रहते हैं? अचि। अचि अर्थात अचि अवधि है, मतलब अच परे रहते, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? इको अचि का इक के स्थान अथवा इक प्रत्याहार घटित वर्णों के स्थान पे यण प्रत्याहार घटित वर्ण क्या हो जाएंगे? आदेश होते हैं। कब पर रहते? अच परे रहते। कब होगा? अच पर रहते। और एक और कह रहे हैं, जहाँ भी संधि होती है वो क्या होता है? संहिता के विषय में ही होता है। संधि कहाँ होती है? जहाँ संहिता का विषयता हो, मतलब संहिता के विषय में। वृत्ति में क्या लिखा है? इक स्थाने, इक मतलब षष्ठी, इक को मतलब इक के स्थान पे। यण अर्थात यण होता है। अचि अर्थात अच परे रहते। फिर संहिता या विषय लिखे है ना, संहिता के विषय में। अर्थ क्या हुआ? इक के स्थान पे यण होता है, अच परे रहते, संहिता के विषय में। पहला सूत्र यही है। इको यणचि, इक के स्थान पे यण होता है, अच पर रहते, संहिता के विषय में। अब हम आते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है? प्रयोग है सुधि धन उपास्य। सुधि धन उपास्य, जिनको वर्णों का ज्ञान होगा, ठीक है ना, वो समझ लेंगे। वैसे हम इसको खोल दे रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या है? आधा सौ है,
फिर क्या है, ह्रस्व उ है, फिर आधा ध, फिर दीर्घ ई, फिर उ, फिर आ, उसके बाद से फिर अह, यही ना है, ऐसे ही है। स समी की मात्रा सु, ध धमी की मात्रा धी, सुधी, ठीक है। उ पम्या की मात्रा पा, उपा, आधा स और यह उपास्य, ठीक है ना, यही है। अब यहीं पे आप वो दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ये खोल के बता दिए, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये क्या है, 100 के बाद है कि पहले है, समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं धी, तो बहुत लोग यही भ्रम रहता है कि ध के पहले है ही, लेकिन ध के पहले नहीं है, वो ध के बाद ही है, लेकिन क्या है, ये ह्रस्व है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। जो भी ह्रस्व रहता है वो ऐसे लिखाता है और दीर्घ ऐसे लिखाता है, ठीक है ना। लेकिन ये किसी व्यंजन के बाद ही रहते हैं, समझ में आया। और व्यंजन के बाद नहीं होंगे, यदि पहले होंगे जैसे ये, तो ये स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। अब आता है सुधी उपास्य। अब यहाँ पर सूत्र घटाते हैं। इक के स्थान पे यण होता है, यही ना है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में, यही ना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इक कहाँ है, ठीक है। तो इक प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री, रे। अब देखते हैं, देखिए व्याकरण में एक अलग प्रक्रिया जैसा है, ठीक है ना। जैसे हमको कहना है 100, ये आधा 100 है तो उसको हम क्या कहेंगे, 100 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सकार, ठीक है ना। क है तो ककार, ठीक है। ई है तो इकार, उ है तो उकार, समझ में आ रहा है ना। कार जोड़ के बोलते हैं। यदि 100 के बाद ऐसा कहना हो, ठीक है ना, 100 के बाद ऐसा कहना हो तो 100 को क्या कहेंगे, पहले सकार, सकार, और बाद को उत्तर, रहने वाला मतलब वर्ती, ठीक है ना। सकार उत्तरवर्ती मतलब सकार के बाद रहने वाला। जैसे मान लीजिए हमको उ बोलना है, ठीक है ना, तो उ को कैसे कहेंगे, लोकेशन इसका कहाँ है, कहेंगे सकार उत्तरवर्ती उकार, मतलब सकार के बाद रहने वाला जो उकार है वो सकार उत्तरवर्ती उकार है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। अब यहाँ आते हैं, अब देखते हैं कि इक प्रत्यय में ई, उ, री, री आता है। अब इक कौन कौन से, एक ये है, क्या है, सकार उत्तरवर्ती उकार इक है, ठीक है, मिल गया। फिर एक ई यहाँ पे है, धकार उत्तरवर्ती इकार इक है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा। फिर उ आता है, उपास आता है ना। फिर उपास से घटक मतलब उपास में रहने वाला उकार, उपास से घटक उकार, 3 है कि नहीं। अब इन तीनों के स्थान पे क्या है, यण आदेश होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। सबसे पहले हम इक मिल गया, अब इसके स्थान पे क्या करना है, यण करना है, वो तो करना है, बाद में पता चलेगा कब होगा, अच परे रहते। अब हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या दिखाएंगे, जो सबसे पहले मिला है उसी पर घटाते हैं, ठीक है ना। सूत्र एक एक करके घटता है। जैसे यहाँ पर सु और धी है, ठीक है ना। इसको खोले थे तो क्या हुआ था, स उ ध ई, ठीक है ना। अब कहते हैं इक के स्थान पे, पहला इक क्या है, इक के स्थान पे यण होता है, जो भी होगा कब होगा,
अच परे रहते, इसके परे मतलब बाद में अच है कि नहीं है? ऊ के बाद तो था। ध है लेकिन उसके बाद ई है, तो ऊ के बाद में ई कहा जाएगा कि पहले कहा जाएगा? इक है ऊ, हाँ इक को यण होता है, हाँ अच परे रहते, अच बाद में है कि नहीं है? हाँ, बाद में तो बाद में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना घट गया, इक के स्थान पे यण होता है, अच परे रहते, घट गया। जी फिर अगला कंडीशन क्या है? संहिता के विषय में, संहिता बताए थे जी क्या है? वर्णों के अत्यंत निकट होने पर संहिता संज्ञा होती है। अत्यंत कितना? कि अर्धमात्रा काल के अतिरिक्त व्यवधान न हो। क्या? जी अर्धमात्रा काल के अतिरिक्त व्यवधान न हो। अर्धमात्रिक क्या होते हैं? व्यंजन, जो भी व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। यहाँ पे इस इक और इस अच के बीच में आधा मात्रा के अतिरिक्त व्यवधान है? नहीं नहीं, ये ध तो क्या है? अर्धमात्रिक है, ये है। जी तो यहाँ पर संहिता संज्ञा हो जाएगी। अब पूरा का पूरा सूत्र घट गया, पहला स्थल में घट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला इक में घटा कि नहीं? जी मतलब इस इक को क्या होगा? यह होगा यण होगा। अब दूसरा इक क्या है? धी, ठीक है ना। जी धी धन उपा, ठीक है ना, जो भी है। अब यहाँ पे देखते हैं, ध, ठीक है, बड़ी धन उ धन प धन आ, यही ना। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम हटा ही देते हैं, केवल हमको इतना ही चाहिए, ठीक है। जी अब देखिए इसमें क्या है? इक क्या है? धकार उत्तरवर्ती इकार, धकार उत्तरवर्ती इकार, इक है कि नहीं? जी इक के स्थान पर यण आदेश होता है, इसके स्थान पर यण आदेश होगा। कब होगा? अच परे रहते, अच पर में है कि नहीं है? बाद में है कि नहीं? अच पर रहते। संहिता के विषय में, यहाँ पर संहिता के विषय है कि नहीं है? कहते हैं कि अर्धमात्रा काल के अतिरिक्त समय न लगे। यहाँ पे अर्धमात्रिक वर्ण हो तब भी हो जाएगा, अथवा उतना समय लगे तब भी संहिता संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर उतना समय लग रहा है, ठीक है ना। अर्धमात्रा भले ही नहीं है लेकिन उतना समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संहिता संज्ञा कही जाएगी। मतलब यहाँ भी संहिता संज्ञा होगी। इक के स्थान पे यण होगा, औचपरी मिल गया, संहिता का विषय भी मिल गया, यहाँ पर भी यण प्राप्त होगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा में दो इक में घट गया, ठीक है ना। दो ठो इक मिले थे हमको, पहला दूसरा, इसमें भी घट गया, इसमें भी घट गया। इसमें घटाते हैं, उ धन प धन आ, बस ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है ना। अब है इक क्या है? उपास से घटक उ, इसके स्थान पे क्या होगा? यण होगा। इसके पर में अच है कि नहीं है? बाद में अच है कि नहीं है? अच्छा, संहिता के विषय है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अर्धमात्रा है यहाँ पे, अर्धमात्रा के अतिरिक्त यहाँ पर समय नहीं लग रहा है। इसको भी बोलेंगे तो अर्धमात्रिक है तो और उतना ही समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी संहिता के विषय है। अब प्रश्न ये उठता है कि तीन इक हमको मिले थे, असूत्र तीनों जगह घट गया, किसको यण किया जाए? ठीक है, किसको यण किया जाए? तो आता है जब गांव में झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है? मुखिया जी नहीं आते, मुखिया जी के पास जाया जाता है, चाहे मुखिया जी भी आते हैं, ठीक है, पंचायत बैठता है। जब अनियम हो जाता है तो नियम किया जाता है उसमें, ठीक है। तो वही आता है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा सूत्र का क्या लक्षण है? परिभाषा का लक्षण है अनियमे नियम
कारिणी परिभाषा, अर्थात जो अनियम में, अव्यवस्था में जो नियम करे उसको क्या कहते हैं? परिभाषा सूत्र कहते हैं। यही परिभाषा सूत्र आ रहा है नियमकारिणी। हाँ, तस्मिन नीति मिकार बड़ा है ना, हाँ, नीति में छोटा है। छोटा है। तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र आता है। ये सूत्र कैसा है? परिभाषा सूत्र है। अब ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है सप्तमी निर्देशेन, यही ना है, सप्तमी निर्देशेन क्रियम विधीयमान कार्यम वर्णांतरेण व्यवहित पूर्वस्य बोध्यम। इसका अर्थ है सप्तमी को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य वर्णांतर में अव्यवहित पूर्व को होता है। ठीक है। सप्तमी को निर्देश मानकर, सप्तमी अर्थात सप्तमी पद जिस सूत्र में हो, हम क्या बताए थे? एक कौन सा पद? एक कैसा पद है? षष्ठ्यंत पद है। यण प्रथमांत है। अचि सूत्र क्या? सूत्र का अर्थ क्या था? इक के स्थान पे यण होता है अच परे रहते। अच पर रहते मतलब सप्तमी जो अची है वो परे रहती है ही ना। तो सप्तमी को निर्देश माना जा रहा है कि नहीं, कि वो परे रहेगा तभी हम कार्य करेंगे। अची निर्देशित करता है कि जब तक हम इक के परे नहीं रहेंगे तब तक यण नहीं होगा। तो सप्तमी को निर्देश मानकर कौन सा कार्य हो रहा है? वर्णांतर कार्य हो रहा है। महामूर्ख हो, ये सूत्र यहाँ जा रहा है और ये सूत्र यहाँ जाकर कह रहा है कि अची को निर्देश मानकर। ये सूत्र अपने यहाँ वो अर्थ नहीं करता है। ठीक है। ये सूत्र इस सूत्र में जाएगा जहाँ भी अची, मतलब अची नहीं, जहाँ भी सप्तम्यंत पद घटित रहेंगे पद। ठीक है ना। जैसे किसी भी सूत्र में यदि सप्तम्यंत पद है तो वहाँ ये सूत्र जाएगा। कौन सा सूत्र जाएगा? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। और वहाँ जाके कहेगा कि जब भी दोनों में कार्य होगा तो वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व को होगा। ठीक है। यहाँ बहुत लोग नहीं समझते हैं कि सप्तमी क्या है, उसको निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य क्या है, फिर वर्णांतर में व्यवहित पूर्व को क्या होता है, ये सब नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सूत्र कहा जा रहा है यहाँ पे इकोयणची में। अब इकोयणची में सप्तम्यंत पद कौन है? अची। अची को निर्देश मानकर, मतलब इसका अर्थ क्या है? एक के स्थान पे यण होता है अच पर रहते। अच पर रहते मतलब निर्देश मान रहा है कि नहीं? तो अच को निर्देश मानकर मतलब सप्तमी को निर्देश मानकर कौन सा कार्य कर रहा है ये सूत्र? यण कार्य। जो भी सूत्र विधान करता है वही कार्य होता है। यण इकोयणची के द्वारा किसका विधान हो रहा है? यण का विधान हो रहा है। इसलिए ये सूत्र कौन सा कार्य कर रहा है? यण कार्य कर रहा है। तो सप्तमी मतलब अची को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है? वह यण कार्य है। वह जो कार्य है वर्णांतर मतलब वर्णों में 5-7 वर्ण है। ठीक है ना। और मान लीजिए ये इक हो गया और ये अच हो गया। ठीक है। तो वर्णांतर है, ये दोनों वर्ण हैं। तो इन दोनों वर्णों में अव्यवहित
मतलब बिना व्यवधान के। किससे? बिना व्यवधान। बिना व्यवधान मतलब बिना बाधा के। किससे? बिना बाधा के। अच के बिना, अच से बिना बाधा के पूर्व को होगा। ठीक है, मतलब इस सप्तमी को जो निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य है, जहाँ भी इक से अच पर में रहेगा, उस अच को निर्देश मानकर यण जब भी कार्य होगा, यण, ठीक है ना। देखिए बता दें हम, ये है इक, ठीक है, और ये है यण, और इसके स्थान पर कार्य कौन सा हो रहा है? नहीं, अची है ये, ठीक है, और कार्य कौन सा हो रहा है? यण, यही ना हो रहा है। अब इक क्या है? सुधी का उ, और अच क्या है? धी का ई, और कार्य कौन सा होगा? जो भी कार्य होगा, यण कार्य, ठीक है ना। वो कब होगा? मतलब इकार को, अब यहाँ पर अच से हम क्या लेंगे? ई को, यहाँ सप्तमी से अच लेंगे, और अच क्या है? ई है। ई को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है? उ के स्थान पे यण कार्य, उ के स्थान पे यण कार्य, मतलब इक के स्थान पे यण कार्य। वह यण कार्य कब होगा? जब इन दोनों में कोई व्यवधान नहीं होगा, मतलब अव्यवहित होगा, ये बीच में कोई वर्ण नहीं होगा। अब देखते हैं, सूत्र घटाते हैं। सप्तमी को निर्देश मानकर, सप्तमी क्या है? कहाँ है? धकारोत्तरवर्ती इकार में, ठीक है ना। इसको निर्देश मानकर कौन सा कार्य हो रहा है? इक के स्थान पे यण कार्य, मतलब उ के स्थान पे यण कार्य। वो कब होगा? जब इन दोनों में किसी का, मतलब कोई वर्ण, बीच में कोई वर्ण है, तो यहाँ पर कार्य, किसको कार्य नहीं होगा? इस उ को य नहीं होगा, ठीक है ना, इसी के लिए घटा है ना। अब दूसरा क्या था? ये इक था, इसको जब हम इक माने थे तो अच किसको माने थे? उ को। हाँ, अब देखते हैं सप्तमी कौन है? अच, वो कहाँ है? उ में, ठीक है। इस उ को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य क्या है? इक के स्थान पे यण, इक क्या है? ई है। इसके स्थान पे जो भी कार्य है, यण कार्य, वो कब होगा? इन दोनों में जब बिना व्यवधान होगा, मतलब कोई व्यवधान, किसी वर्ण का व्यवधान ना हो तभी होगा। व्यवधान है तो इसको यण अभी होगा। इसको भी घटा के देख लेते हैं, कहीं यहाँ घटने लगे तो फिर दो ठो मामला फंस जाएगा ना। मान लीजिए कि कहीं भी नौकरी पाने के लिए क्या होना चाहिए? कि उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए, पढ़ने लिखने में अच्छा हो। अब ये पढ़ने लिखने में तो अच्छा है, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं है। इसकी पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, कैरेक्टर भी सही है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया उसको भी देख ले, कहीं वो भी पढ़ने लिखने में अच्छा हो, कैरेक्टर सही हो, तो फिर एक और चैलेंज रखेंगे ना, है कि ना। कि जो नित्य संध्या वंदन करता हो, चाहे रोज जो भगवान के मंदिर जाता हो, तो इसमें देखेंगे कौन भगवान के मंदिर जाता है कि नहीं। वही फिर यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जब इसको इक माने थे तो अच किसको माने थे? आ को। सप्तमी क्या है? अची। कहाँ है? पकारोत्तरवर्ती आकार में। इसको निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है? इक के स्थान पे, इक कौन है? उ। इसके स्थान पे कार्य जो भी यण कार्य है वो अब होगा जब इन दोनों में व्यवधान किसका है, मतलब ये भी कैरेक्टरलेस है, इसको भी यण। अब केवल किसको यण होगा? धकार उत्तरवर्ती इकार को। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वण चाहिए वो भी घट रहा है, और तस्मिन्नित निर्दिष्टि पूर्व से ये भी घट रहा है। कैसे घट रहा है? सप्तमी क्या है? उपास्य घटक उ। इसको उकार को निर्देश मानकर, मतलब अच को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है? ये इक के स्थान पे यण, मतलब इकार के स्थान पे यण कार्य। ये कब होगा? जब इन दोनों में कोई व्यवधान, मतलब कोई वर्ण ना हो। है वर्ण, मतलब ये यण इसका इसके स्थान पे होगा। अब एक नौकरी फिक्स हो गई, ठीक है ना। ये जो ई है वो नौकरी है, ठीक है। अब यण जो है वो क्या है? कैंडिडेट आए हैं कि ठीक है हमको यण हो, हमको हो जाए, हम हो जाए, ठीक है ना। इसके स्थान पे, मतलब जो शिक्षक है, शिक्षक के स्थान पे 4 लोग चले हैं कि हमको कर दीजिए। ई के स्थान, ई क्या है? नौकरी है, और य व र ल यण प्रत्यार में यही ना आता है। ये क्या है? लोग हैं।
या है कि हमको कर दीजिए, ये कर रहा है हमको कर दीजिए, ये कर रहा है हमको कर दीजिए, ये कर रहा है हमको कर दीजिए। अब फिर वही दिक्कत हो गया, क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से अनियमे नियम कारिणी परिभाषा आता है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सूत्र नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा सूत्र घटाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है मामला अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूत्र घटाते हैं स्थानिंतरतम, क्या कहता है वो, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। स्थाने सही लिखा है नहीं, आदत ना होगा। आधा ना है ना, हाँ स्थानांतरतम है, ठीक है। अब ये कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, मतलब प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। ये अलग मुखिया जी हैं, ठीक है। अब इस मुखिया के मान के नहीं है यहाँ प्रवेश करना, ठीक है ना। इनका काम था कि जब तक ब्लॉक का झगड़ा है तब तक हम समझाएंगे, अब ये कहीं और का झगड़ा होने लगा, ठीक है ना। तब ये आया है प्रसंगे स्थानांतरतम, कहता है प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। और प्रसंग कहते किसको हैं, ठीक है ना। प्रसंग किसको कहते हैं, तो प्रसंग के बारे में कहते हैं एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति ही प्रसंग, ठीक है ना। एक से मतलब एक के स्थान पे, अनेक मतलब 2 3 4 5 मतलब एक से अतिरिक्त, एक से अधिक की प्राप्ति होने लगे, मतलब एक के स्थान पे एक से अधिक लोग आने लगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रसंग कहने लगे। एक नौकरी को यदि एक से अधिक लोग मांगने लगेंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रसंग। और इस स्थिति में क्या होता है, सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम, अब बताते हैं सदृशतम मतलब हू बहू, जैसा वो है वैसा ही आदेश होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये शिक्षक का नौकरी है, यहाँ पे पहले कोई बैठा होगा, ठीक है ना, उसका आचरण व्यवहार बहुत अच्छा था, तो उसके जैसा ही हमको यण करना है, उसके जैसा ही कोई कैंडिडेट लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकप व्यवहार में। अब ये वर्णों में तो उसके जैसा संध्या करने वाला, चंदन करने वाला, धोती पहनने वाला मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो इसके संबंध में क्या है, तो इसका देखते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है, हैं तालु। य का, व का दंत ओष्ठ, र का मूर्धा, लृ का दंत। इसके जैसा कौन है, य, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान भी य है और य का उच्चारण स्थान, दोनों भाई भाई हैं। जहाँ से इसका जन्म होता है वहाँ से इसका भी जन्म होता है। तो ये कभी भी पक्ष लेगा तो अपना ही पक्ष लेगा ना। गाँव में कहते हैं कि हंसुआ कितना भी मुढ़ाई रही तो अपने ओर खींची, हैं। हंसुआ में, हंसुआ किसको कहते हैं, जो धान गेहूँ काटा जाता है, वो कितना भी उसका दांत खराब रहेगा तब भी अपने ओर खींचेगा, वो दूसरे ओर नहीं फेंकेगा, है कि ना। तो ये जो ई है इसका भाई य है, जहाँ से इसका जन्म हुआ वहीं से एक ही पेट से दोनों निकले हैं, मतलब जो तालु से इसका भी उच्चारण स्थान है और तालु इसका भी उच्चारण स्थान है। सदृशतम हुआ कि नहीं, भाई हो तो इसका ब्लड ग्रुप मिल गया कि नहीं। ई का ब्लड ग्रुप क्या है, तालु, और यह का ब्लड ग्रुप तालु है, दोनों मिल गए तो एक समान दिखने लगे, इनका ब्लड ग्रुप अलग है। तो यही आदेश होगा, समझ में आया। अब ई के स्थान पे क्या होगा, य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सदृश है। क्यों, क्योंकि ई और य का ब्लड ग्रुप मतलब उच्चारण स्थान क्या है, एक है। तो कैसे लिखेंगे, स में उ ऐसे ही रहेगा, ध
ध में से जब अच निकलेगा तो क्या हो जाएगा आधा वो ऐसे हल वर्ण एकदम पूर्ण हल हो जाएगा। फिर ई के स्थान पे क्या हुआ है यो। और जो प्रत्याहार जब बन जाता है तो जो उच्चारण मात्र के लिए जो था आकार उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो हट जाएगा। ठीक है ना, शुद्ध है। और उपास्य यहाँ तक, ठीक है ना, बस आज यहीं तक इतना तैयार कर लेंगे, तब अगला आगे कल, क्योंकि ये जो है बहुत भारी है। यहाँ से बहुत लोग छोड़ के व्याकरण में क्या होता है, संज्ञा प्रकरण तक तो बहुत लोग दौड़ते आते हैं कि अरे अब तो लग रहा है समझ में आने लगा। और जहाँ अच संधि में शुद्धि उपास्य की बारी आता है तब कहते हैं कि लग रहा है कि अब हमको समझ नहीं आएगा। इसको हमको समझने में भी 2 दिन लगा था। तब शुरू में पढ़ने आए थे तो 2 दिन लगा था। पहले दिन हमको समझ में आ गया था, गुरु जी कहें कि बनाना है, अगले दिन कापी ले जाकर हम लोग बना लेंगे, तो गुरु जी कहेंगे नहीं, इसको तभी माना जाएगा कि तुम जान गए हो जब तुम अपने मुंह से बोल लोगे, हमको इसे समझा दोगे। तो तीसरे दिन हम लोग जाके समझाए थे गुरु जी को, तब अगला दिन क्लास बढ़ाए थे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, 5 दिन तक ये क्लास, 5 दिन तक इसी को दोहराइए, 5 दिन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 दिन में समझ में आएगा तब भी बहुत बड़ा महारथ हासिल हो गया। क्योंकि ये जो है 90% 90 क्या 99% लोगों को समझ नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने वाले लोग व्याकरण से भगते हैं, कहाँ हैं, यहीं पे आके रोक देता है, क्योंकि यहाँ से सब सागर दिखता है। यहाँ से उनको दृष्टि पार नहीं करती कि गरीब अब कहाँ तक है, ये बहुत भारी है। इससे पहाड़ खड़ा हो जाता है, यहाँ पर आदमी और ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, अब जो इसमें रस्सी बांध बांध के चढ़ गया ना, उसके बाद ऐसे ऐसे पत्थर हैं, ऐसे पत्थर है, ऐसे पत्थर है, ऐसे ऐसे, इससे भारी कोई पत्थर नहीं है। यही कोई चीज़ जो समझ गया शुद्धि उपास्य बनाना, उसके लिए व्याकरण एकदम हलवा है। ठीक है ना, अभी आप लोग 3 सूत्र घटाइए, अच्छे से सीखिए। ठीक है ना, उसके बाद से आगे जो क्लास है 3-4 सूत्र और हैं, उनका कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, सब हलवा में निकल जाएंगे। इतना बस तैयार करना है बस आज की कक्षा। और अच संधि का PDF हम फिर वहीं ये मेरे शब्द जो है वेबसाइट उस पर डाल देंगे।